नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर्स के जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं, बाकी पूरा और कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात की जा रही है। कौन है यहाँ पर? चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन की खोज की थी, इन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पूछे तो आपको आंसर लेना है एनालिटिकल इंजन, और इसकी खोज की थी चार्ल्स बैबेज ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एनिएक कंप्यूटर। एनिएक कंप्यूटर के प्राइमरी पर्पस की बात की जा रही है तो बैलिस्टिक कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जब वर्ल्ड वॉर टू में इसका उपयोग किया गया था एनिएक कंप्यूटर का बैलिस्टिक कैलकुलेशन के लिए। बेसिकली ये क्या करता है कि जो भी फ्लाइट के बिहेवियर होते हैं, लॉन्चिंग फ्लाइट के बिहेवियर को ये क्या करता था, उसके प्रोजेक्टाइल मोशन को देखता था, जो मेजर करता था। ठीक है, तो उसके मैकेनिक्स को समझने में हम इसका उपयोग करते थे। तो एग्जाम में याद रखना है आपको, बैलिस्टिक कैलकुलेशन के लिए एनिएक कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात की जा रही है। अब ये जो आप देख यहाँ पे एक एग्जांपल है एनिएक कंप्यूटर का, ये पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेता था ऐसा कंप्यूटर। और जो एनिएक, मेन फ्रेम, यूनिवैक, एडवैक, ये सारे कंप्यूटर्स क्या है, एक पूरा रूम को ऑक्यूपाई कर लेते थे। यानी ये पर्सनल कंप्यूटर तो था नहीं, लोग अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते थे। इसका वॉर में, डिफेंस में, रिसर्च में इसका उपयोग किया जाता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे आपको देखने को मिला कंप्यूटर के जनरेशन है ना, कंप्यूटर में डेवलपमेंट देखने को मिला, एनिएक, ठीक, यूनिवैक, एडवैक, तो ये कुछ सीरीज़ हैं। धीरे धीरे कंप्यूटर में चेंजेस लाया गया। ये सारे एक एक रूम ऑक्यूपाई कर लेते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो IBM ने कॉमर्शियली पर्सनल यूज़ के लिए एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। IBM 650 ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म बग व्हेन रिफरिंग टू ए कंप्यूटर ग्लिच। कंप्यूटर ग्लिच में जो बग की बात करते हैं हम, जो एरर, जो गलतियाँ होती है ना, जो त्रुटियाँ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और इसका नाम किसने दिया था? ग्रेस हॉपर ने दिया था नाम। अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर ने कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया था? कोबॉल। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी खोज किसने की थी? ग्रेस हॉपर ने की थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इनोवेशन मेड द माइक्रो प्रोसेसर रिवॉल्यूशनरी इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो रिवॉल्यूशनरी इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात की जा रही है, तो इसका आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ ए मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप। इसको समझते हैं हम यहाँ डायग्राम से। ये है आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। यानी एक कंप्यूटर बनाने के लिए आपको अगर ऐसे कंप्यूटर बनाना है तो ये वैक्यूम ट्यूब से बनता तो था, लेकिन पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेता था बड़े बड़े पैमाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइंटिस्ट के पास, उनके हाथ में एक वैक्यूम ट्यूब है, और एक इतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाते थे कंप्यूटर बनाने के लिए। तो एक का इतना साइज़ होगा, यानी पूरा रूम में, एक कंप्यूटर बनाने में पूरा रूम उपयोग किया जाता था। यानी कितने सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। यानी आप समझिए 10,000 वैक्यूम ट्यूब लग रहे हैं। हो सकता है 1 लाख लगे, हो सकता है 20,000 लगे, 25,000 लगे, वो डिपेंड करता है कि ये कंप्यूटर का जो साइज़ है, उसका जो फंक्शन है, उसके ऊपर काम किया जाता था। अब क्या होता था कि हमें इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे डेवलपमेंट देखा कंप्यूटर के फील्ड में। जब पहले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हो रहा है, सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर यूज़ किए। अब कैसे यूज़ किया गया, तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो 1,000 वैक्यूम ट्यूब जो काम कर सकता है एफिशिएंटली, उसी काम को 100 ट्रांजिस्टर कर रहे थे। तो इन्होंने देखा ये चेंज, तो इन्होंने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे। तो कंप्यूटर के एफिशिएंसी में भी बदलाव आया और उसके साइज़ में भी बदलाव आया। आप देख सकते हैं अगर मैं एक बल्ब के ऐसे कंप्यूटर बना रहा हूँ और ये ट्रांजिस्टर कितना छोटा है, तो साइज़ भी डिक्रीज़ हुआ है ना, जो कॉस्ट है वो धीरे भी कम, उसमें चेंजेस आया, एफिशिएंसी बढ़ने लगी। तो इतने सारे ट्रांजिस्टर ऐसे टाइप के ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। अब देख सकते हैं कि फिर कुछ चेंजेस आया। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यार, मैं जब 1,000 वैक्यूम ट्यूब से मैं लाया 100 ट्रांजिस्टर, यानी मैं 1,000 वैक्यूम ट्यूब जो काम करता है वही काम 100 ट्रांजिस्टर करने लगा। तो जब हम लोग 1,000 ट्रांजिस्टर इंस्टॉल किए वापस कंप्यूटर में,
तो साइज़ तो छोटा हुआ, एफिशिएंसी भी अच्छी हुई, लेकिन वही 1000 ट्रांजिस्टर का काम करने लगा ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी 1000 ट्रांजिस्टर का काम 100 इंटीग्रेटेड सर्किट काम करना चालू करने लगे। तो हमने इंटीग्रेट जो ट्रांजिस्टर से हम धीरे से शिफ्ट हो गए थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज़ कर ले लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी खोज की थी जैक किल्बी ने। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये कलर चेंज कर लेता है, जैक किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज की थी। तो धीरे धीरे हम चेंज होते गए जैसा जैसा डिमांड बढ़ते गया और इसमें डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। ये कुछ था। तो यहाँ पे बोलता है कि रिवॉल्यूशनरी कैसा आया माइक्रो प्रोसेसर का। तो हमने देखा कि ट्रांजिस्टर की जगह हम लोग क्या यूज़ करने लगे, मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप, यानी एक सिंगल चिप में हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर लगा के काम करना चालू कर दिए। अब अगला क्वेश्चन, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर पीसी इन 1981 की बात की जा रही है। 1981 में किसने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था, आईबीएम ने। अब ये जो कंप्यूटर है आपके सामने, यहाँ पे कंप्यूटर का एक इमेज है, ये तो पूरा रूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसको अपन घर में, हम इसको घर में यूज़ नहीं कर सकते, यानी ये सिर्फ डिफेंस और उसमें वॉर के समय, रिसर्च के समय, है ना, इस सब के लिए इसका यूज़ किया जाता था इन कंप्यूटर्स का। तो आईबीएम ने डेवलप किया फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। फर्स्ट पर्सनल, आपने इंग्लिश मूवी में, अगर पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि कंप्यूटर में ऐसे बच्चे यूज़ करते थे, और यूएसए में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग होता था, और उस समय 1980s में ही इसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला 1981 में। लेकिन इंडिया में आते आते 1986, 4-5-6 साल लग गए, है ना, बहुत टाइम लग गया हमको कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में। कंप्यूटर तो डेवलप हो चुका था, लेकिन भारत में उपयोग इसका लेट किया गया। और भारत में अगर पूछा जाए तो 1986 में, 16 अगस्त 1986 में फर्स्ट कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, पहला कंप्यूटर का उपयोग किया गया था बेंगलुरु के डाक घर में। तो देख सकते हैं 1981 कब डेवलप हुआ, 1956 से डेवलपमेंट, उस समय से ही कंप्यूटर्स का जनरेशन आने लगा, है ना। जो विदेश में 1981 में ही लोग कंप्यूटर यूज़ करने लगे, और हमने, ये तो पर्सनल कंप्यूटर था विदेशी लोग के लिए, लेकिन हम कब यूज़ किए, 1986 में, वो भी जनरल पब्लिक नहीं, ये सिर्फ एक डाकघर में इसका प्रथम उपयोग किया गया था। हम बहुत पीछे चल रहे थे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र की बात की जा रही है। आज हर कोई वेब ब्राउज़र का उपयोग करता है ना, वेब ब्राउज़र हर कोई यूज़ करता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए फर्स्ट वेब ब्राउज़र, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट ईयर मार्क द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न इरा ऑफ ए कंप्यूटर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईबीएम पीसी। तो यहाँ पे आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर की बात की जा रही है, मॉडर्न इरा ऑफ कंप्यूटर्स। तो आईबीएम पीसी ने 1981 में, यहाँ पे हमने देखा 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें से अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर का फीचर कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक इमेज दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एक मेन फ्रेम का कंप्यूटर का एक इमेज है। ये आपको दिख रहा होगा फिजिकली बहुत बड़ा है, बहुत एक रूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी इसकी हाइट लगभग अगर 5 ले ले, 5.7 भी ले ले, तो देख सकते हैं इतना बड़ा कंप्यूटर, यानी आपके हाइट इतना बड़ा कंप्यूटर, उससे भी बड़ा कंप्यूटर जो कि एक पूरा रूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको बोल सकते हैं हम कि ये फिजिकली साइज़ में बड़ा है, कॉस्टली होगा, है ना, और इसका जो कॉम्प्लेक्स, इसका जो प्रोसेस पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, एक्सपेंसिव होगा, रूम साइज इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे नॉट अ फीचर ऑफ अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा स्मॉल फिजिकल साइज। ये गलत दिया हुआ है, जबकि लार्ज फिजिकल साइज यहाँ पे देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने स्टोर्ड प्रोग्राम की खोज, कंप्यूटर का आविष्कार किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक बता देता हूँ। जो पहला कंप्यूटर आया था वो एनिएक, यूनिवैक, एडवैक। तो एनवैक, यूनिवैक और एडवैक, है ना, ये 3। तो जो एनिएक की खोज की थी जॉन प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशली ने इसकी खोज की थी, है ना। तो जब खोज तो की थी, लेकिन उस समय पहले जनरेशन में प्रोग्रामिंग नहीं किया जाता था। तो एक लेडी है एडा अगस्ता, एडा लॉवलेस भी इन्हें कहा जाता है, एडा लॉवलेस अगस्ता नाम है ना। इन्होंने ही फर्स्ट कोडिंग किया था, प्रोग्रामिंग किया था, इसके साथ मिलके जॉन मोचली और जॉन
प्रेस्पर एकर्ट के इनके द्वारा इन दोनों ने ही फर्स्ट ENIAC में प्रोग्रामिंग किया था। तो प्रोग्रामिंग तो किया था, लेकिन प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, मतलब प्रोग्राम स्टोर नहीं, मतलब होता नहीं था उसमें, प्रोग्राम स्टोर नहीं होता, प्रोग्रामिंग किया जाता था लेकिन कोई प्रोग्राम को स्टोर करना है तो इसमें उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं थी ENIAC में। तो जब यूनिवैक में बात की जाए तो इसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जाने लगा, और इस प्रोग्राम स्टोरेज को इंट्रोड्यूस किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनचेस्टर बेबी। अब मैनचेस्टर बेबी की बात की जा रही है, डेवलप्ड इन 1948, यानी ये जो मैनचेस्टर बेबी है वो इसी को ही कहा जा रहा है, यूनिवैक के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विद अ स्टोर्ड प्रोग्राम, इसको मैनचेस्टर बेबी का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए ENIAC की खोज कब आई थी तो 1946, यूनिवैक लगभग 1947 से 49-50 तक, आप कोई भी ईयर इसमें मार्क कर सकते हैं। 1942 से 46 के बीच में ENIAC, उसके बाद के जनरेशन यूनिवैक, ऐसा आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो इसमें से नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा नॉट वाला साइन है तो उसको सबसे पहले मार्क करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। सेकेंड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉलर साइज की बात की जा रही है, ग्रेटर रिलायबिलिटी की बात की जा रही है, वैक्यूम ट्यूबलेट टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। फर्स्ट जनरेशन, हम फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे। तो जो ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट आप कह सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन से संबंधित है। स्मॉलर इन साइज, थोड़ा साइज छोटा हुआ, वैक्यूम ट्यूब जब हमने हटाया और ट्रांजिस्टर यूज़ किया, नहीं साइज में थोड़ा सा ये भी सही है। ग्रेटर रिलायबिलिटी, आप देख सकते हैं, जैसा अगर आप कोई चीज़ डेवलपमेंट देखते हो, अगर आप कोई फ़ोन के जनरेशन ले लो या फिर कोई और चीज़, कोई जनरेशन, कोई भी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करो, ठीक है, पहले जो ब्लैक स्क्रीन वाले टीवी आते थे, उसके बाद अभी कलर, अब LCD LED, यानी जैसा जैसा जनरेशन चेंज होता है तो ग्रेटर रिलायबिलिटी कह सकते हैं हम लोग। तो आप ये बोल सकते हैं ये भी सही है, लेकिन क्या यहाँ पे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन की बात की जा रही है? तो उस समय वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते थे हम सेकंड जनरेशन में, हम फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। अगला क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ यूनिक्स इन द लेट 1960 वाज स्प्रेड हेडेड बाय। अब जो यूनिक्स की बात की जा रही है 1960 में, इसकी खोज किसने की थी, क्रिएशन किसने की थी? केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी इनोवेशन ऑफ द IBM 360 सीरीज इंट्रोड्यूस इन 1964 की बात की जा रही है। IBM ने जो सिस्टम ने क्या इनोवेशन किया था, इन्होंने बताया था कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी, IBM 360 सीरीज ने। अगला क्वेश्चन, द ARPANET विच लेटर इवॉल्व इनटू द इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय। अब ARPANET की बात की जाए तो ARPANET, ये आपके सामने एक इमेज है 1972 में क्या होता था कि वॉर कहीं, अगर डिफेंस का हेडक्वार्टर यहाँ पर है और इन्हें अपने जो आर्मी के जो यहाँ पे डिप्लॉयड थे, यहाँ पे जो आर्मी तैनात थी, उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का कुछ जरिया इनको बहुत लेट तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, अभी एक आदमी भेज रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने भेज रहे हैं, उस समय तो फ्लाइट होता नहीं था, है ना, उस समय ऐसा नहीं कि फ़्लाइट सुविधा ईजिली हो और ट्रेन इतनी ज़्यादा ट्रैवल्स नहीं थे, मतलब ट्रैवल्स का सुविधा नहीं था। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन, यहाँ कोई ऑफिसर है यहाँ तक पहुँचाना चाहता है कोई इम्पोर्टेंट चीज़, तो बहुत लेट पहुँचता था कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो उस समय एक डिफेंस, जो US की डिफेंस ने एक, आप कह सकते हैं इन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड किया। इंटरनेट क्या है? ये नंबर ऑफ कनेक्शंस को ही हम इंटरनेट बोलते हैं ना, नंबर ऑफ नेटवर्क्स को इंटरनेट बोलते हैं। तो इन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड किया और इस नेटवर्क का नाम दिया ARPANET, है ना। और US डिफेंस एजेंसी, जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा यह ARPANET की खोज की गई थी। और आज इस ARPANET की खोज जिस एजेंसी ने की थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो वर्ल्ड वॉर के समय
और आज इसको कहा जाता है डरपा, DARPA, डरपा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डरपा। अगला क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर इन 1947 वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ 1947, ENIAC की खोज उस समय 1942, 43, 44 तक आप ले सकते हैं अगर ENIAC की बात की जाए। हमने 3 पढ़े थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट जनरेशन में ENIAC, यूनिवैक, एडवैक। अगर जिस किसी को भी इसका पूरा डिटेल नहीं पता होगा तो आप मेरे कंप्यूटर लेक्चर्स वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। 1941 से 42 के बीच में आप ENIAC देखने को मिला, फिर प्रोग्राम को स्टोर करने किया जाने लगा 1946 से 48 समथिंग अराउंड। 1950 तक यही पूरा खेल चलता रहा। एक धीरे धीरे प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट होते गया, है ना। तो ये ट्रांजिस्टर जब हम यूज़ किए तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसका आंसर होगा अब एनेबल द मिनीएचुराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर बनाने में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, बड़े बड़े पैमाने में यूज़ करते थे, जो एक पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेता था। तो जो ट्रांजिस्टर का मेन सिग्निफिकेंट पूछा है, तो यानी जो भी मिनी एचुराइजेशन, यानी जो छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को का साइज को डिक्रीज, जो छोटा होने लगा, तो उसी का आंसर यह क्या होगा? एनेबल द मिनी एचुराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन, हु इज क्रिएटेड विथ इन्वेंटिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात की जा रही है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जे प्रेस्पर एकट एंड जॉन मुचली ने ही इसकी खोज की थी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की। द टर्म मोरिस लॉ रिफर्स टू, अभी मोरिस लॉ है क्या चीज़? एग्जाम में आया था ये, SBI PO में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक, SBI मोरिस लॉ। और 2019 में, 2021 में SSC का रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा था, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा था कि मोरिस लॉ किससे संबंधित है। इसको समझने से पहले हम एक बार ये देख सकते हैं। मोरिस लॉ ये कहता है कि जब जब जनरेशन चेंज होगा तो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जैसे हम स्टार्टिंग पे हम क्या यूज़ करते थे? एनालिटिकल इंजन यूज़ करते थे, फिर हमने देखा टैबुलेटर मशीन, कैलकुलेटर। तो ऐसे अलग 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 जनरेशन जैसा जैसा बढ़ते गया तो हमारा जो टेक्नोलॉजी का पावर ट्वाइस अ टाइम, यानी 2 गुना बढ़ते जा रहा है। इसका टेक्नोलॉजी एडवांस पावरफुल होते जा रहा है, ठीक है। तो 2 गुना इसका जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब कोई भी जनरेशन आता है, आज की डेट पे हम AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो AI जो है, आप कितना चीज़ों को आसान कर दे रहा है, यानी मैन के पावर को 2 गुना बढ़ा दे रहा है ना, टेक्नोलॉजी को 2 गुना बढ़ा रहा है। तो यही है, मोरिस लॉ यही कहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो 2 गुना आपको एडवांस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, हम चेंज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है, यही है मोरिस लॉ, ठीक। अब इस बीच में देख सकते हैं एप्पल मैकिंटोश, सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, जावा के डेवलपमेंट इन्होंने की थी डार्ट। तो ये अलग अलग जनरेशन में धीरे धीरे चेंजेस आते गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया। अब यहाँ पे टेस्ला भी देखिए, तो यानी ये क्या कर रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसको एफिशिएंसी को ट्वाइस बढ़ा देता है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे आंसर क्या होगा? द डबलिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, डबलिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, ये कंप्यूटर देख सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एक इमेज मैंने आपके लिए रखा था रेफरेंस के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑल फॉर्म ऑफ रोम आर आल्सो नोन एज, रोम की बात की जा रही है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसको समझने से पहले हम रैम और रोम के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर खुद अपने आप में एक हैच है, यानी कंप्यूटर, यहाँ पे एक समझिए एक डेस्क है रोम, यहाँ पे एक डेस्क है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक डक टाइप का बना लेते हैं, एक यस कलर लेते हैं। यहाँ पे समझिए एक पपेट, ये पपेट है ना, एक पपेट टाइप से बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं, ये 2 हाथ दे देते हैं,
ऐसा कुछ दे देते हैं। अब ये जो इसको हम नाम देते हैं सीपीयू। अब रैम और यहाँ पे जो मेन इसका खेल है क्या है, जब यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है ना, तो इंस्ट्रक्शन रैम रीड, पहले रैम के पास पहुँचा, इंस्ट्रक्शन 1 पहुँचा, मैं इसको नाम देता हूँ इंस्ट्रक्शन 1। तो रैम को थोड़ी पता है कि किसी काम को कैसे करना है। अब पूरा जो प्रोसेसिंग का काम कौन संभालता है, यहाँ पर सीपीयू संभालता है, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग का काम कौन संभालता है, सीपीयू संभालता है। तो जो सीपीयू इस काम को हैंडल करता है, तो इसको सीपीयू को पता नहीं उस काम को कैसे करना है, ये भुलक्कड़ है, ठीक है। अभी भुलक्कड़ जाता है सीपीयू रैम के पास, रैम का इंस्ट्रक्शन 1 को पढ़ेगा। अब सीपीयू को नहीं पता कि उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कैसे करना है, उसको कैसे करना है, इसका काम है बस इधर उधर घूमना। सीपीयू आया और तुरंत भागते हुए जाता है रोम के पास। रोम के जो रीड ओनली मेमोरी, यानी इस मेमोरी में जो भी डाटा है सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यानी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास सारा डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी एक ठो गाइड है आपके पास, एक पुस्तिका है, यहाँ पे आप एक इन्फॉर्मेशन है, तो इस पुस्तिका में आप पढ़िए उस इन्फॉर्मेशन को। और किसको बोल रहा है, सीपीयू आया, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ा कि इस पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, सीपीयू प्रोसेस करेगा और हमको लास्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, एक आउटपुट देखने को मिलता है। तो सारा काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। अब सीपीयू को फिर कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, अगर सेम इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो सीपीयू को पता नहीं है, वो तुरंत इंस्टेंटली भूल जाता है। जब आउटपुट देने के बाद वापस इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन को कैसे करना है यहाँ चेक करेगा, डाटा को पूरा प्रोसेस करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। अब फिर और एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, फिर एक इंस्ट्रक्शन मैंने दिया 2 3 ऐसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वापस रीड करेगा, दौड़ते हुए जाएगा रोम के पास, इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रोसेस करना है देख के आउटपुट हमको देगा। ये पूरा खेल है रैम, रोम और सीपीयू का। अब जो ऑल फॉर्म ऑफ रोम की बात की जा रही है, यानी जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो, आपका जब कंप्यूटर लैपटॉप बंद है या आपका लैपटॉप है अभी पावर ऑफ, मैंने ऑफ कर लिया, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसका पावर बटन यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ, पावर बटन एक टैप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो जो पावर ऑन के बाद इसमें ऐसा क्या होता है स्टार्ट से लेके इनिशियल स्टेज तक। तो पावर ऑन होने से लेके फर्स्ट स्टेज तक का जो प्रोसेस होता है, छोटा सा जो भी प्रोसेस, अगर वो माइक्रो सेकंड का भी प्रोसेस है, 0.5 0.3 सेकंड का जो भी प्रोसेस है, ठीक, इसमें क्या होता है, माइक्रो कोड एम्बेडेड किए जाते हैं। माइक्रो कोड एम्बेडेड किए जाते हैं मतलब इसमें एक छोटा सा प्रोग्रामिंग किया जाता है। माइक्रो कोड होता है या फिर प्रोग्रामिंग किया जाता है। आप टीवी का रिमोट देख सकते हैं, एसी रिमोट, टीवी रिमोट, ये सब कैसे काम करते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो कोड या प्रोग्रामिंग एम्बेडेड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, इनबिल्ट किया जाता है, इसमें ही ऑलरेडी कोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके प्रोग्राम रन करता होगा अपने आप में, है ना। जो चिप, छोटा सा भी अगर चिप लगाए, इसमें कुछ कोड डाल दिया हो, तो पावर ऑन से लेके जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज का प्रोसेस किसके द्वारा होता है, ये फर्मवेयर के द्वारा। फर्मवेयर यानी माइक्रो कोड या प्रोग्रामिंग इसमें एम्बेडेड किया जाता है। फर्मवेयर को ही हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ही हम फर्मवेयर कहते हैं। बायोस इसको रन करेगा, फर्मवेयर रन करेगा। अब पहला काम था रैम का, जैसे ही रैम की हेल्प के थ्रू पावर ऑन हुआ, फर्स्ट स्टेज तक पहुंच गया, उसके बाद सारा इंस्ट्रक्शन का टेक ओवर ऑन करता है सीपीयू। तो इसे ये कलर लेते हैं, तो सारा टेक ओवर कौन संभालता है, रैम के बाद उसका बड़ा भाई सीपीयू पूरा हैंडल करता है सारे प्रोसेस को। अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, मैं आपके सामने स्क्रीन में जो लिख रहा हूँ, RAM लिख रहा हूँ, रमेश लिख रहा हूँ, या कोई भी नाम लिख रहा हूँ, यानी मैं कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके कहाँ पे जा रहा है, वो फटाफट रैम के पास जा रहा है, चेक कर रहा है, हमको आउटपुट इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको देखने को मिल रहा है हमें आउटपुट। तो यही है पूरा प्रोसेस, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ रोम को ही हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट। यहाँ पे देख सकते हैं फर्मवेयर की बात की जा रही है, हार्डवेयर डिवाइस में माइक्रोकोड प्रोग्राम की। अब यहाँ पे जो स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट की बात की जा रही है, तो पैकेट स्विचिंग यूज़ किया जाता है, इसको मैं बताता हूँ। विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट, है ना। अब ये पैकेट स्विचिंग को यहाँ से समझते हैं कि इमेज से। यहाँ आपके सामने एक सेंडर का इमेज है, ये सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। अगर
मैं कुछ आपको, अगर हम फेस टू फेस ह्यूमन एक दूसरे सामने में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं जो भी मैसेज है ना डिलीवर करना चाहता हूँ आप तक, कन्वे करना चाहता हूँ आप तक, वो डायरेक्टली आप तक पहुँच रहा है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में एक नेटवर्क्स के थ्रू काम चलता है। तो जो भी मैसेज यहाँ पे कोई मैसेज लिखते हैं, ठीक है, विल गो टू क्लब टुमारो, एक मैसेज है छोटा सा, है ना, विल गो टू क्लब टुमारो। तो यहाँ पे क्लब जाने की बात की जा रही है कल। अब ये जो मैसेज है, ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स के थ्रू रिसीवर तक पहुंचेगा। अब जब तक रिसीवर तक पहुंचेगा, ये बहुत ट्रैवल पाथ करता है, यानी इसको पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। हो सकता है विल, जो मैं लिखा हूँ एक मैसेज का, एक एक जो फॉर्मेट है, ये एक पैकेट में हो, ये दूसरा पैकेट में हो, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, और ये अलग अलग पैकेट्स के थ्रू फटाफट पहुंचता है इस तक, रिसीवर तक। आप समझिए, अगर आप कोई बड़ा सा पार्सल भेज रहे हैं, है ना, एक घर से दूसरे घर, हो सकता है समय लगे, लेकिन वही अगर आप छोटा सा पार्सल किसी के हाथ में दे, दौड़ते हुए जाएगा, यहाँ से भागेगा, यहाँ से भागेगा। तो ये मैसेज का वही काम होता है कि वो छोटे छोटे पैकेट में पहुँचता है रिसीवर तक। तभी इतनी तेज़ी से कोई मैसेज हम लोग ईमेल करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुँच जाता है। यानी अगर डब्लू में, इस ईमेल में 100 KB का ईमेल होगा, समझो अगर कोई साइज़ है 100 KB का ईमेल, उसकी साइज़ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1 KB कोई और ले जा रहा होगा, 1 KB कोई एक पैकेट में, 1 KB एक पैकेट में। तो ये क्या होगा, जो ईज ऑफ ट्रांसफ़र, यानी ईजिली आपके रिसीवर तक मैसेज पहुँचता है। तो यही है, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट, पैकेट स्विचिंग की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक, है ना। तो मेमोरी की जब बात करते हैं तो इसका आंसर होगा फ्रेम्स। अब अलग अलग जो मेमोरी होते हैं, मेन मेमोरी और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी होता है ना, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऐसे मेमोरीज होते हैं। हो सकता है कंप्यूटर के पास बैक टू बैक कंटिन्यूसली डाटा आ रहा होगा। अब ये डाटा कुछ समय, अगर वो थोड़े समय के लिए भी होल्ड कर रहा है, उसको एक एक स्पेस चाहिए, है ना, एक प्लेस ऑक्यूपाई चाहिए, एक प्लेस चाहिए जहाँ पे वो ऑक्यूपाई कर सके उस प्लेस को। तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे प्लेसेस, छोटे छोटे मेमोरी एलोकेट कर लेगा अपने आप को। फिर इस मेमोरी के बाद वो मैप करेगा पर्टिकुलर फ्रेम्स में, एक ब्लॉक में, ठीक। तो यही है मेन इसका, फिक्स साइज ब्लॉक्स आल्सो कॉल्ड एज फ्रेम्स। अब अगला क्वेश्चन, नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क ऑफ सीरीज, यहाँ पे आप एक इमेज देखें, नेटवर्क सीरीज में हब है, अलग अलग नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, नॉर्थ टू साउथ, साउथ ईस्ट टू वेस्ट, है ना। तो इन्हीं नेटवर्क को ही हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, फोर्ट्रैन की बात की जा रही है। फोर्ट्रैन क्या है, क्या चीज़, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस, आपके पास कोई रॉ डाटा है, यानी इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका कोई मतलब कोई पेपर ऊपर, इसको बेस्ट एग्जांपल समझते हैं। अगर आप अपने जो रिजल्ट्स होते हैं 5th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, आप ऐसे अरेंज करते हैं। अगर आपके पास फाइल है, घर में मम्मी आपको चिल्ला रही है, आपका पेपर इधर उधर पड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या करें, इंटरव्यू में जाने से पहले या कभी जाने से पहले इसको अरेंज करते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में, यानी देखने वाले को समझ में आए चीज़ में, राइट। कि आपने पहले 2nd का रिजल्ट डाला, 3rd का, 4th का, 5th का, 6th का, 7th का, 8th का, लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इज, यहाँ पे बात कर रही है सिंपलेस्ट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के स्केड्यूलिंग की बात की जा रही है। सीपीयू में क्या होता है कि जो, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ टाइप प्रिंट टाइप इंडिया, ये क्या करे, जो मैं पहला इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो उसी को ही आउटपुट के फॉर्म में देगा। तो यहाँ पे खेल होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यानी जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, ऐसा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल की बात की जा रही है। और इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लिनक्स टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है, टाइम
यहाँ पे जो लिनक्स में है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। ये बस मैं आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल, यानी नॉन वॉलेटाइल यानी हमेशा परमानेंटली की बात करी जा रही है, कोई डाटा परमानेंटली स्टोर होने की बात की जा रही है यहाँ पर। परमानेंटली स्टोर, अब मैंने आपको यहाँ पे हैच बताया था, रैम और रोम के बारे में बताया था। जो रैम है वो क्या है, वो लिमिटेड समय के लिए कुछ एलोकेट होता है, कोई इंस्ट्रक्शन लिमिटेड समय के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं क्या ये परमानेंट कह सकते हैं क्या, नहीं परमानेंट नहीं है। रैम के ही दो भाग होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों रैम का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परमानेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी जस्ट बताया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विस्ता एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन अपन जो यूज़ करते हैं, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना है नॉट। जब भी नॉट बोलता है तो ये आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ओपेरा इज अ सर्च इंजन। गूगल, आप विंडोज ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, सर्च इंजन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कैलकुलेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की बात की जाए, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम मेमोरी और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की बात की जा रही है। प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। मैंने बताया था आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में मेरे क्लास में, आप देख सकते हैं वहाँ पर, ये एग्ज़ाम में पूछा था 2020 में, जूनियर इंजीनियर में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, का मेन पर्पस क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या करे, मैनेज किया जा सके, है ना। और हार्डवेयर को नहीं पता किसी टास्क को कैसे करना है, सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर दोनों एक दूसरे से मिलकर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। आंसर क्या होगा, टू मैनेज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी की बात की जा रही है। नॉन परमानेंट मेमोरी कौन सा है इसमें से, हार्ड डिस्क। आप बचपन में देखे होंगे हार्ड डिस्क में लोग डाटा स्टोर करते हैं, अभी भी बहुत लोग करते हैं पेन ड्राइव डाटा में। तो ये जो पेन ड्राइव डाटा में जब डाटा को स्टोर करते हैं तो परमानेंटली कहलाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक परमानेंट है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस परमानेंट डिवाइस है, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है, नॉन परमानेंट, वॉलेटाइल यानी नॉन परमानेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा रैम, जो कि नॉन परमानेंट है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड फॉर। डब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल की बात की जा रही है SSD। व्हाट इज द बाइनरी सिस्टम यूज्ड फॉर इन कंप्यूटर। बाइनरी सिस्टम का, हम कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है, हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, आंसर है ना। विच ऑफ द, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, तो ये नहीं होगा, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंट माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये कुछ क्वेश्चन अब तक हमने देखे और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा कुछ और नए इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ना। तो आपको सारा रिवीजन करना है। हम अगला जो सेशन होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन का हम देखेंगे MCQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।